बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 उसका एक टॉपिक आगे बढ़ाएंगे जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। बोर्ड के लिहाज से ज़्यादातर बच्चों इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक से मुराद यहाँ पे हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और फ्लक्स जो है ये बेसिकली इसका मतलब होता है अमाउंट। मिसाल के तौर पे जैसे एक शख्स एक कमरे में बैठा है और बाहर आंधी चल रही, हवा चल रही है और वो खिड़की खोलता है, तो जैसे ही खिड़की खुलती है तो कुछ हवा की अमाउंट दाखिल होती है। अब जितनी हवा की अमाउंट दाखिल होगी उस कमरे में, उसको हम नाम देंगे एयर फ्लक्स का। इसी तरह बच्चों फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाते हैं। सपोज दैट आपके पास एक रीजन है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं और इसके सामने हम सर्टन एरिया प्लेस कर देते हैं। सपोज दैट भी ये हम एरिया प्लेस कर रहे हैं। अब इस एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उसे इस एरिया का फ्लक्स कहा जाएगा, जिसे आप पूरा नाम दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। किसी खास एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट को कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार है। जैसे मैंने बच्चों अभी मिसाल दी है कि आप खिड़की खोलते हैं और हवा दाखिल होती है तो उसको हवा का फ्लक्स बोलेंगे। इसी तरह सर्टेन एरिया रखें, उसमें से जितनी फील्ड लाइन पास होंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो डेफिनेशन हम याद कर लेंगे जी सारे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। अब मैथमेटिकली अगर बच्चों बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर इसको मैथमेटिकली यानी फार्मूले की शक्ल में हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा। तो मैथमेटिकल फार्मूले में ना बच्चों आपके लिए एक सीखने को नई बात भी है। सबसे पहले तो बेटा याद करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई और इसके साथ हम सब स्क्रिप्ट में ई लिख देंगे। ये आगे जाके ना एक लफ्ज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका सिंबल भी फाई होगा लेकिन वहाँ सब स्क्रिप्ट कुछ और होगा जिसे पता चल जाएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जब हम फाई लिख के साथ ई लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों मैथमेटिकल फार्मूला होता है ई डॉट ए। जैसे मिसाल आप यहाँ से बेटा ले लें, जैसे मैं अब अभी बात कर रहा था कि फील्ड लाइंस को आप अगर हवा के साथ रिलेट करके बात करते हैं कि हम खिड़की खोली है, अंदर हवा दाखिल हुई है, उसे हम हवा का फ्लक्स कहते हैं। तो अगर कॉमन सेंस से हम बात करें कि सर वो जो हवा का फ्लक्स है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सादा सा जवाब होगा सर इस चीज़ पे कि उस विंडो का एरिया कितना। एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा, दूसरा इस पे डिपेंड करेगा कि बाहर आंधी जो चल रही, जो हवा चल रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हवा तेज़ हुई तो अमाउंट ज़्यादा दाखिल हो जाएगी, अगर हवा भी आहिस्ता चल रही हुई तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी अमाउंट। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अगर हम डिपेंडेंस बात करें तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। इसी वजह से बच्चों इसका फार्मूला हम लिखेंगे ई डॉट ए। अब ई पे लगा एरो इंडिकेट करेगा ये वेक्टर है और ए पे लगा एरो ये भी वेक्टर को इंडिकेट करेगा। और यहाँ डॉट से मुराद बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ दो वेक्टर का वो डॉट प्रोडक्ट है। आप जानते हैं सारे कि अगर इस डॉट प्रोडक्ट को आगे लिखा जाए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना बच्चों आपके लिए सीखने को नई बात यह है, मसलन जैसे ये ई लिखा है, अब ई पे एरो लगा हुआ है तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है, इसलिए कि इसी चैप्टर में हमने शुरू में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही ई की डायरेक्शन होगी। इट मीन ये ई जो है ना ये तो बेटा है ही वेक्टर। लेकिन एरिया नॉर्मली बच्चों से आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों के एरिया को नॉर्मली हम बात करते हैं तो कहते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो ए पे एरो लगा हुआ है फिर ये क्या चीज़ है, तो बेटा इसको याद रखना है कि ए पे ये जो एरो लगा ना इसको हम नाम देते हैं जी वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया या फिर इसी को बेटा नाम दिया जाता है एरिया वेक्टर भी इसको कहते हैं। तो आप एरिया वेक्टर भी इसको कह सकते हैं और वेक्टर एरिया भी बेटा इसको कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, ए पे जो एरो लगा हुआ है एरिया वेक्टर, इससे क्या मुराद है। तो बेटा आपने याद रखना, ये देखें
ये जो आपने एरिया सामने प्लेस किया है, जाहिर बात है इसका सरफेस एरिया को वैल्यू होगी। तो आपने करना ये है कि जो सरफेस एरिया आपने बेटा रखना है, आपने उस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर खींचना है। मान लीजिए कि ये हमने एक परपेंडिकुलर वेक्टर खींचा है। अब जारी बात है वेक्टर खींचा है तो इस वेक्टर की कोई मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी कोई लेंथ भी होगी। तो आपने कहना सर ये जितना सरफेस एरिया था ना, जितनी इसकी वैल्यू थी, मान लो कि सर फर्ज कर लें कि सरफेस एरिया की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, यानी मैग्नीट्यूड है 5। तो आपने 5 लेंथ लेते हुए उतनी लेंथ का एक परपेंडिकुलर वेक्टर खींचना है, जिसकी लेंथ जो है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सरफेस एरिया के जितनी होगी, लेकिन वो सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा ये जो वेक्टर खींचा जाएगा ना, इस वेक्टर को नाम दिया जाएगा एरिया वेक्टर का। तो अब आप सब लोग याद रखेंगे बच्चों कि एरिया वेक्टर से मुराद एक ऐसा वेक्टर होता है जो सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, वो सरफेस एरिया के बराबर होगी। यानी अब आप याद रखोगे बच्चों कि इस फार्मूले के अंदर ये जो थीटा है, मतलब ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा में, अब ये जो थीटा है, थीटा किन दो चीजों के दरमियान है? तो बच्चों याद रखना है कि ये ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान होगा। अब इसको यहां से आप एक्सप्लेन कर लें कि बच्चों ये फील्ड लाइंस है ना, तो जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है तो ये होगी ई की डायरेक्शन। अब आपने ये सरफेस एरिया रखा है, बज़ाहिर ये सरफेस एरिया देखा जाए तो हमने परपेंडिकुलर रखा है, मतलब यहां फील्ड लाइन का सरफेस एरिया के साथ एंगल देखा जाए तो 90 बनता है। लेकिन अभी मैंने बोला है कि सरफेस एरिया का एंगल नहीं लेना आपने इस एरिया वेक्टर को पहले ड्रॉ करना है और उस एरिया वेक्टर का एंगल देखना है फील्ड लाइन के साथ कितना बनता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा यहां 90 की बजाय आप 0 मेंशन करोगे, मतलब इस फार्मूले में आने वाला ये थीटा ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का पर्पस ही सिर्फ इतना है कि हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करके फील्ड लाइन के साथ उसका बना हुआ एंगल देखा करेंगे और वो एंगल अपने फार्मूले में पुट किया करेंगे। तो यहां तक अगर हम बात करें, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है कि इसको फ्लक्स को मैथमेटिकल कैलकुलेट करना हो तो ई डॉट ए अप्लाई होगा। हमने पढ़ा है कि इसके अंदर एक नया नाम आया है जी एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया, वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चूंकि इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कुछ नोट पॉइंट इसके लिख सकते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कि इसका एस आई यूनिट क्या होगा, तो अगर फार्मूले से बेटा बनाए तो ई का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन पर कॉलम, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका एस आई यूनिट होगा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये बोर्ड में काफी दफा बच्चों एमसीक्यू आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम के बराबर होता है। फिर आगे बच्चों इसके कुछ स्पेशल केसेस के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस से मुराद ये है कि हम अगर पूछें कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो ये जरा गौर से बेटा देख लीजिएगा जी। मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स के केसेस में तो पहले हम बात करते हैं जी मैक्सिमम फ्लक्स पे। मैक्सिमम फ्लक्स, देखो बच्चों ऊपर हमने लिखा है कि जो फ्लक्स होता है ना, ये हम डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दोनों डॉट में लिए गए वेक्टर पैरेलल हो, मतलब जब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होती है तो फ्लक्स यानी हमारा डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। लेकिन अब आप जर्नली लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है ना सर वो 0 डिग्री होनी चाहिए। इट मीन ये है कि आप फाई कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा और कॉस 0 चूंकि 1 होगा तो फ्लक्स का जवाब ई ए आएगा। बट ये भूलना नहीं है कि ये थीटा 0 ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो सपोज दैट ये फील्ड लाइंस है, अब इन फील्ड लाइंस के सामने ये मैंने रखा सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया का एंगल अगर देखा जाए तो ये बाहर परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी मैंने बोला था कि आपने इस पे एरिया वेक्टर खींचना है और मान लीजिए कि बच्चों ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का फील्ड लाइन के साथ एंगल देखा जाए तो वो बेटा 0 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये डायग्राम मैक्सिमम फ्लक्स को जाहिर करेगी। तो क्लियर हो गया बच्चों जी, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान जो है वो 0 डिग्री होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें जी मिनिमम फ्लक्स, तो बच्चों मिनिमम फ्लक्स का मतलब ये होगा कि जब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए अब आप लोगों को कि 90 होनी तो चाहिए, लेकिन ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 आपको पता है बच्चों 0 होगा,
तो ये फ्लक्स मिनिमम है। लेकिन अगर इसको हम डायग्राम में शो करें तो ये बच्चों देखो, ये हमारे पास एरिया फील्ड लाइंस है और ये एरिया रखा है। अब बाहर देखा जाए तो सरफेस एरिया पैरेलल है, लेकिन सरफेस एरिया पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी एरिया वेक्टर, तो उसका एंगल लेना है तो वो हमें नजर आ रहा है कि वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये मिनिमम फ्लक्स को इंडिकेट करेगा। और लास्ट पे आगे जाते हुए बच्चों इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हम कर रहे हैं। ये काफी दफा बोर्ड में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो है जी, व्हाट इज क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों, अगर आपको बोर्ड में सवाल है ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मीनिंग से मुराद होता है कि आप डेफिनेशन लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फार्मूला लिख दो, यूनिट वगैरह लिख दो, तो मीनिंग से मुराद तो ये होता है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए व्हाट इज क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अब यहाँ डेफिनेशन लिखना गलत होगा। अब क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या है जी, उसको आप जरा क्लियर करें जी। अभी हमने फार्मूला लिखा है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो जरा देखिएगा बच्चों के फर्ज कर लें, लेट कर लें कि हमने जो सरफेस एरिया रखा है वो यूनिट एरिया है और उसकी वैल्यू 1 है, और रखा भी इस तरह से है कि वो जो सरफेस एरिया है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल है, और थीटा की वैल्यू जो है ना, ये सब फर्ज कर लो 0 डिग्री है, और आपको पता है कॉस 0 जो है ना ये 1 होगा। और अगर इस सारे डाटा को पुट करें तो आपके सामने है, तो फाई का जवाब जो है, एरिया भी 1 हो गया, कॉस 0 भी 1 हो गया, तो आपके पास फाई का जवाब किसके बराबर आएगा, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आएगा। यही बच्चों क्वांटिटेटिव मीनिंग है। अब इसको लिखने का अंदाज ये होगा कि आपने कहना है, इन ऑर्डर टू गिव क्वांटिटेटिव मीनिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लेस यूनिट एरिया perpendicular to the field lines, then the value of flux will indicate electric field intensity at that point। मतलब अगर आप क्वांटिटेटिव मीनिंग लेना चाहते हैं तो आपने बच्चों 2 शर्तें पूरी करनी है कि आपने जो एरिया लेना है वो यूनिट एरिया लेना, मतलब 1 वैल्यू लेनी है, और उसको फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखना है ताकि एरिया वेक्टर का एंगल 0 बने। और जब देखें ये शर्तें पूरी करके आपने एरिया भी यूनिट रख दिया, आपने थीटा भी 0 रख दिया, ये शर्तें पूरी करके फिर जितना भी फ्लक्स आएगा उस फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि वो उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों इसको पढ़ें, इसको ध्यान से समझें आप लोग। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड टॉपिक है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से एक फेमस टॉपिक है, आप इसे छोड़ नहीं सकते बच्चों। अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा और इसे MCQ बेस्ड तैयार कीजिएगा।